नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर हम आपके लिए द्वितीय पाली की उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा हुई थी 2015 में, उसका सामान्य हिंदी का जो है पेपर हम लेकर आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो इस लेक्चर को, इस प्रैक्टिस सेशन को हम लोग एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे कि हौसला मत हार रे मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। तो आपके जीवन में जितने भी ठोकरें आई, उसके लिए हौसला मत हारिए और चलते रहिए। आप एक न एक दिन अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे। चलिए इसी कोट के साथ इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ अपने सामान्य हिंदी के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जिसमें दिया हुआ है कि अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। यानी कि एक शब्द दिया हुआ है, उसका फिर एक और अर्थ दिया हुआ है और इसका एक और अर्थ, इसी चीज का एक और अर्थ बताना है पहले और दूसरे क्वेश्चन में। तो जैसे पहले में प्रमेत दिया हुआ है, उसका अर्थ दिया हुआ है स्वेच्छाचारी। इसका आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा सही है, उन्मत्त, प्रतिपीड़ित, परितप्त या उत्कृष्ट, कौन सा सही है? कमेंट बॉक्स में फटाक दे लिखिए आप लोग। उम्मीद करते हैं आपने लिख दिया होगा। तो देखिए इसमें प्रमेत, पहले हमें यह समझना होगा कि प्रमेत मतलब होता क्या है। तो देखिए प्रमेत मतलब होता है नशे में चूर या फिर कह लीजिए मतवाला। ठीक है, उसी तरह स्वेच्छाचारी मतलब क्या होता है, इसके मतलब भी वही होता है कि यानी मनमाना आचरण करने वाला। ठीक है, और फिर इससे मिलता जुलता यहाँ पर कौन सा है, उन्मत्त। उन्मत्त मतलब फिर क्या होता है, नशे में चूर या पागल, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप लोग उम्मीद करते हैं सही बताएंगे, कनक और धतूरा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, प्रसाद, कसौटी, आभूषण या फिर सोना। इसमें कौन सा सही है, आप लोग कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ ये सभी लोग सही बताएंगे। ठीक है, हाँ जी हाँ, आपने सही बताया, डी सोना इसमें सही हो जाएगा। यानी एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो मैंने कल आपको तद्भव और तत्सम क्या होता है इसमें डिफरेंस बताया था। कल वाला प्रैक्टिस सेशन जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है, आप कमेंट करके बताइएगा इसका अंतर। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन बता रहा हूँ और इसमें सही बताइए कौन सा है। तीसरे नंबर में प्यास, प्रांगण, उद्वेग या आश्रम, इसमें कौन सा शब्द तद्भव है? तो जी हाँ, आपने सही बताया, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि प्यास शब्द जो है इसमें तद्भव है। ठीक है, यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, यमक अलंकार है या फिर उपमा है या फिर उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही है। तो देखिए आपको यहाँ पर साफ दिख रहा होगा कि काली घटा का घमंड घटा, यानी यहाँ पर घटा का जो है घमंड घटा, यहाँ पर घटा घटा दो बार रिपीट हो रहा है। और एक शब्द जब दो या दो से अधिक बार रिपीट हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर साफ आप लोगों को पता है कि यमक अलंकार हो जाता है। देखिए काली घटा का, यहाँ पर देखिए घटा का प्रयुक्त जो है, यहाँ पर शब्द का प्रयुक्त बादलों को, काले रंग को कहा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो घमंड घटा का, यानी कि घमंड उसका घट गया, कम हो गया। तो यहाँ पर जो है दोनों अलग अलग, दोनों घटा का अर्थ यहाँ पर अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं, चाकू, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कमेंट करके बताइए। तब तक मैं आपको सही आंसर इसका देता हूँ। तो यहाँ पर आप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा चाकू, चाकू ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6 और 7 प्रश्न में जो भी वाक्य में त्रुटि है उसको जो है टाइप करना, उसको बताना है। ठीक है, और अगर कोई त्रुटि नहीं है वाक्य में तो डी ऑप्शन, जिसमें मतलब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर छठवां नंबर प्रश्न में आप बताइए कौन सा त्रुटि है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, इसमें जो है कोई मुझे कल में त्रुटि है या फिर 2 किलो में त्रुटि है या फिर लीची खरीदने में त्रुटि है या फिर कोई त्रुटि नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं अभी आपको सही आंसर बताता हूँ। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया,
इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, ठीक है, ये बिल्कुल सही वाक्य है, ठीक है। 7वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर आप साफ देख पा रहे होंगे कि अपने अपने किताबें नहीं, अपनी अपनी किताबें होता है। तो ये तो चीज़ें आप साफ ही देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। और इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, कि ए वाला इसमें गलती था, ठीक है। 8वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर पहले तो ये जानना होगा कि ये संधि कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप साफ देख पा रहे होंगे कि ये यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रीति प्लस अनुसार, यानी इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। चलिए 9वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं और इसका आप सही आंसर दीजिए। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। अब कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, या फिर द्विगु है, या फिर द्वंद्व, कौन सा समास है, कमेंट करके बताइए। तो इसमें आप लोगों को साफ दिख रहा होगा, पहला शब्द संख्यावाचक है त्रि यानी 3। तो पहला शब्द संख्यावाचक है, तो इसमें साफ आप लोग देख पा रहे होंगे कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा शब्द तत्सम है उसका चयन करना है। तो ए ऑप्शन तीखा, बी ऑप्शन अटारी, सी ऑप्शन निकृष्ट और डी ऑप्शन गारा। आप लोग जल्द से कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा आंसर जो है सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। निकृष्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न 11 और 12 में निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है मुहावरा जो है, ऊँट के मुँह में जीरा, ये उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका आंसर सही देंगे। बहुत अधिक खाने वाले के मुँह में कम देना, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा जानवरों को दवाई देना, सी ऑप्शन बड़े प्राणी को सांत्वना देना और डी ऑप्शन बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनाना। तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो जूते चाटना, इसका अर्थ बताइए। इधर उधर घूमना, बी ऑप्शन घूस देना, सी ऑप्शन जूतों को चमकदार बनाना, डी ऑप्शन खुशामद करना। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, मैं अभी आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो जी हाँ, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, खुशामद करना यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब कारक आपको बताना है। मैंने कल कारक का याद करने का फार्मूला भी आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो कल वाली देखी होगी, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन का। तो देखिए अगले साल आएगा, ये इसमें क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है ना थोड़ा कि इसमें अलगाव हो रहा है। तो यहाँ पर अलगाव वाला कारक कौन सा होता है, इसमें आप ऑप्शन बताइए। अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्म कारक। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सब जवाब दिया। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी आपादान कारक आंसर सही होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। लाल, भासिंत, भासित, वलिष्ठ या फिर अस्त। इसका सही ऑप्शन आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, सही ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्त। सभी लोगों ने देखा होगा कि सूर्य उदय होता है और उसके बाद अस्त होता है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 15वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा भविष्य काल है। ये उम्मीद करता हूँ सभी लोग बता पाएंगे, ठीक है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपको आभारी हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही है, ठीक है। मैं अभी आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मैं आपका प्रतीक्षा करूँगा, इसमें भविष्य का जो है बात कही जा रही है। और बाकी तो आप देख ही पा रहे होंगे, दो पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 और 17, वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता को, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम या फिर स्नेह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता को
प्रणाम ही करना होता है, तो मतलब माता को प्रणाम ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। 17वां इसी तरह से, ऐसा व्यक्ति जिसने आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है कहलाता है अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि या फिर असामयिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पेपरों में पूछा हुआ प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका सही जवाब देंगे, जल्द से जल्द इसका जवाब दीजिए। तो जी हाँ, आप लोगों ने सही जवाब दिया, अतिथि होगा इसका सही जवाब। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द यानी उससे मिलता जुलता शब्द क्या होगा? पंकिल, नीरज, नीरद या फिर निर्मल। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द निर्मल होगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 19 और 20 में निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है। तो अब देखिए 19 से 20 में आप लोगों को जो सही वाक्य है यानी शुद्ध वाक्य है उसी का चयन करना है। तो देखिए 19वां नंबर में, वह एक महिला विद्वान थी। तो देखिए इस बात में पहले आप लोग ये समझ लीजिए, जब महिला विद्वान नहीं बोला जाता है, महिला को विदुषी बोला जाता है। ठीक है। चलिए अब अगला जो है वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि विद्यमान महिला तो होता नहीं है, तो पहले डी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, और एक विदुषी महिला थी वह, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह प्रमाण सहित बात बताएगा। ठीक है। वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित बात बताएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो निर्देश संघ में यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 और 22 में निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द जो है चुनना है। चलिए 21 में चलते हैं। 21 में देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, सही आप लोगों ने बोला, किसी की सहायता करने वाले को सहायक ही बोलते हैं। ठीक है। सहृदय तो बोलेंगे नहीं, सहचर तो बोलेंगे नहीं, सहकार तो बोलेंगे नहीं, तो सहायक ही बोलते हैं कि ये इनके सहायक हैं। आप लोगों ने नौकरियों में देखा होगा सहायक पद पे नियुक्ति होती है, यानी कि सहायता करने वालों के लिए नियुक्ति होती है। ठीक है। चलिए 22वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। भला चाहने वाला को क्या बोलते हैं? एक शब्द में, निस्वार्थ, पूर्ण आत्मा या फिर हितैषी या फिर सहायक। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपने सही जो है गेस किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी हितैषी। ये तो काफ़ी ज़्यादा सरल जो है प्रश्न है, हितैषी सभी लोग जो है सही मारेंगे। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो यहाँ पर जो मोटा छपा शब्द है, यानी जैसे इसमें अत्यधिक जो है मोटा छपा शब्द है, इसको शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है, यही आपको इसमें बताना है। इसमें ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें से बताइए ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा इसमें सही है। ठीक है। मैं आपको अभी सही ऑप्शन जो है बताता हूँ। ठीक है। आप जल्द से जल्द कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो आपने काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों में, काफ़ी ज़्यादा किताबों में पढ़ा भी होगा, इसी तरह से अत्यधिक लिखा रहता है। ठीक है। अत्याधिक नहीं लिखा होता है, अत्यधिक भी इस तरह से नहीं लिखा होता है, ना अत्यधिक इस तरह से लिखा होता है। यही ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अखिया हरिदर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रसराची ए बतिया सुनी रूखी। इसमें उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए ये पंक्ति आप लोगों ने 10 में या फिर 9 में या फिर 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये पंक्ति 9 या फिर 10 में थी, मुझे याद आ रहा है। ठीक है। सीबीएसई बोर्ड से अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें थी, मैं यूपी बोर्ड का नहीं जानता हूँ, लेकिन सीबीएसई में ये पंक्तियाँ थी। ठीक है। और ये जब उद्धव जो है आकर राधा जी से बोलते हैं, तो उन्हीं के वियोग में जो है ये चीज़ें लिखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है। इसमें बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ये मैंने पहले ही आपको प्रश्न बता दिया कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है।
तो इसमें क्या ही आपसे पूछना, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न सॉल्व किए होंगे, आपने खुद से अपने को एनालाइज किया होगा कि कितना जो है प्रश्न हमने सॉल्व कर पाया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कितना प्रश्न जो है सॉल्व किया। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी दोस्त हैं जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, ये मेरी बहुत ही ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज़ जो है शेयर करिए आप लोग, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं और भी ज़्यादा लोगों को जोड़ सकूं और टीचरों को जोड़ सकूं अपने साथ, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैलाएंगे, तो ही मैं इस पर अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको ला पाऊंगा, क्योंकि हमें भी जो है मॉनेटरी टर्म में भी देखना होता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही किया था, ठीक है। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।